वाटर लेवल मेजरमेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स पार्ट 2। यह लेक्चर फ्यूकुशिमा में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में बताता है और इस बारे में भी बताता है कि उस एक्सीडेंट में खराब तरीके के वाटर लेवल मेजरमेंट की क्या भूमिका रही। न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो फ्यूकुशिमा में हुआ, ये है फ्यूकुशिमा में नॉर्मल सी लेवल। सुनामी वेव आई जो ग्राउंड लेवल से 5 मीटर ऊपर थी। सुनामी वेव की वजह से टरबाइन बिल्डिंग में पानी घुस गया। इस बिल्डिंग में बेसमेंट में डीजल जनरेटर सेट थे और बैटरी थी। डीजल जनरेटर सेट और बैटरी पावर बैकअप के लिए थी। ये रिएक्टर बिल्डिंग है। रिएक्टर बिल्डिंग मजबूत होने की वजह से इसमें पानी नहीं घुसा। फ्यूकुशिमा में न्यूक्लियर एक्सीडेंट अर्थक्वेक की वजह से हुआ, जो दिन में 2:46 दोपहर में हुआ। तारीख थी 11 मार्च 2011। इस अर्थक्वेक ने सुनामी वेव पैदा की, जिसने प्लांट पे अटैक किया दिन के 3:30 बजे दोपहर। अर्थक्वेक के आने के 44 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी फ्यूकुशिमा के पावर प्लांट में। 3 घंटे का टाइम मिला जब रिएक्टर में पानी का स्तर गिरने लगा और फ्यूल रॉड्स के टॉप तक पहुंच गया गिरने के पश्चात। यह टाइम गैप काफ़ी था। इसमें रिएक्टर्स को पानी से भरा जा सकता था और अगर स्टीम से चलने वाले बैकअप पंप होते तो उनको डीके स्टीम से ऑटोमेटिकली चलाया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो रिएक्टर्स का मेल्ट डाउन बचाया जा सकता था। अनुरोध। ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन जो है आपके लिए उपयोगी होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं। कृपया सब्सक्राइब करें। सुनामी लहर नॉर्मल सी लेवल से 15 मीटर ऊपर थी और प्लांट के ग्राउंड लेवल से 5 मीटर ऊपर। सुनामी की वजह से टरबाइन बिल्डिंग का बेसमेंट पानी से भर गया, लेकिन रिएक्टर बिल्डिंग पे इस पानी के हमले का
कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई थी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी रेडियो एक्टिविटी इस बिल्डिंग से बाहर ना जा पाए। जैसे ही अर्थक्वेक डिटेक्ट हुआ, इंटरलॉक प्रोटेक्शन की वजह से रिएक्टर ट्रिप कर गए। लेकिन रिएक्टर ट्रिप होने के बाद भी उसमें से 5% के करीब डीके हीट निकलती रहती है। इस डीके हीट की वजह से स्टीम जनरेट होती है और इतनी स्टीम जनरेट होती है कि इमरजेंसी कूलिंग पंप्स को चला सके। लेकिन प्लांट इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया था। फ्यूकुशिमा प्लांट इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया था कि जब इंटरनल पावर सप्लाई और एक्सटर्नल सप्लाई दोनों ही फेल हो जाए। इस वजह से जब एक्सटर्नल ग्रिड सप्लाई फेल हुई तो इंटरनल बैकअप सिस्टम जो बैटरी और डीजल जनरेटर द्वारा उपलब्ध था वो भी फेल हो गया, जिस वजह से कूलिंग वाटर पंप बंद हो गए। प्लांट में मुख्य बैकअप इलेक्ट्रिक सप्लाई इमरजेंसी डीजल जनरेटर द्वारा उपलब्ध थी, लेकिन ये डीजल जनरेटर सेट टरबाइन बिल्डिंग के बेसमेंट में थे और फेल हो गए बिकॉज बेसमेंट में पानी घुस गया। जब ग्रिड सप्लाई फेल हो जाए और डीजल जनरेटर पावर सप्लाई भी फेल हो जाए तो बैटरी बैकअप उपलब्ध था, बट बैटरी बैकअप भी फेल हो गया क्योंकि बेसमेंट जहाँ पे बैटरी थी वहाँ भी पानी भर गया। इसलिए बैटरी बैकअप जो है फ्यूकुशिमा की यूनिट 1, 2 और 4 में बैटरी बैकअप उपलब्ध नहीं था। बाईं तरफ का ग्राफ बताता है कि एक्सीडेंट के 3 घंटे बाद वाटर लेवल कहां से कहां पहुंचा, और दाईं तरफ का ग्राफ बताता है कि 3 दिन में टेम्परेचर कहां से कहां पहुंचा। वही ग्राफ है लेकिन थोड़े बड़े साइज में। पानी का लेवल रिएक्टर में इस डिफरेंशियल प्रेशर गेज से नापा जा रहा था। इसका विस्तृत विवरण अगली स्लाइड में है। ये सिस्टम यूज किया जा रहा था वाटर लेवल को नापने और दर्शाने के लिए फ्यूकुशिमा में। ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसने फ्यूकुशिमा में रिएक्टर का गलत पानी का लेवल बताया। वो इस वजह से कि ये देखिए कंडेंसेट पॉट है और ये रेफरेंस लेग है डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट का। ये कंटेनमेंट जोन है
कंटेनमेंट जोन का टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से कंडेंसेट पॉट और रेफरेंस लेग के अंदर का पानी इवेपोरेट हो गया और इस पानी के इवेपोरेट होने से डिफरेंशियल प्रेशर गेज गलत रीडिंग देने लगा, पानी का लेवल ज़्यादा बताने लगा। खराब तरीके का पानी नापने का यंत्र। न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज़रूरी है कि जो फ्यूल रॉड्स हैं वो हमेशा कूलिंग वाटर से ढकी हुई रहें, ताकि उनकी ओवरहीटिंग ना हो सके और वो पिघलने से बच जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कूलिंग वाटर का सही लेवल पता चले इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कोर। शाम के 4 बजे कूलिंग वाटर पंप बंद हो गए। उस टाइम यूनिट 1 रिएक्टर में जो वाटर लेवल था वो एक्टिव फ्यूल से 4 मीटर ऊपर था। 9 बजे तक वाटर लेवल इतना गिर गया और एक्टिव फ्यूल के लेवल से नीचे आ गया। इसका मतलब है कि एक्टिव फ्यूल रॉड्स जो है टोटली अनकवर हो गई, इन पे पानी नहीं था। इसी दौरान रिएक्टर कोर का टेम्परेचर 300 डिग्री से करीब 3000 डिग्री तक पहुंच गया और 12 तारीख को रिएक्टर कोर पिघल गई और रिएक्टर वेसल के बॉटम में पहुंच गई और हो सकता है उसके थ्रू लीक भी हो गई हो। शाम के 4 से रात के 9 बजे तक ऑपरेटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है इसकी वजह हो कि उनको वाटर लेवल का सही पता ना चल पाया हो। वाटर लेवल इंडिकेटर अनरिलायबल था, लेकिन यह मेजरमेंट जो कि अनरिलायबल था वो भी ऑपरेटर को उपलब्ध नहीं था, क्योंकि पावर सप्लाई नहीं थी और ये पावर सप्लाई पोर्टेबल बैटरी द्वारा रात के 9:20 पर ही उपलब्ध हो पाई। पोर्टेबल बैटरी से पावर उपलब्ध होने के बाद भी ऑपरेटर को सही लेवल का पता नहीं था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पानी जो है फ्यूल रॉड्स के ऊपर है, जबकि ये फ्यूल रॉड से बहुत नीचे था पानी। डिफरेंशियल प्रेशर गेज द्वारा पानी का लेवल गलत बताने का ये वजह हो सकती है कि कंडेंसेट पार्ट और रेफरेंस लेग दोनों ही ड्राई वेल के अंदर थे, जहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया और कंडेंसेट पॉट का पानी और रेफरेंस लेग का पानी दोनों अत्यधिक ताप की वजह से इवेपोरेट हो गए, जिसकी वजह से डिफरेंशियल प्रेशर गेज गलत और बहुत ज़्यादा पानी का लेवल
बताने लग गया। यह कंडेंसेट पॉट अनइंसुलेटेड होता है ताकि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर हो तो स्टीम आए और यहाँ पे कंडेंस हो जाए एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से। लेवल गेज इस रेफरेंस लेग के पानी के वजन और इस पानी के वजन जो नेगेटिव साइड में अटैच है उससे कंपेयर करके बताता है। ये उल्टा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, जिसकी वजह से जब रिएक्टर में पानी का लेवल कम होता है तो ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज ज़्यादा डीपी बताता है और उसको उल्टा पढ़ के लेवल कम पढ़ा जाता है। लेकिन जैसा कि हमारे पहले के लेक्चर्स में बताया गया है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है और फ्यूकुशिमा एक्सीडेंट में कंडेंसेट पॉट का पानी और रेफरेंस लेग का पानी इवेपोरेट हो जाने की वजह से डिफरेंशियल प्रेशर गेज गलत और ज़्यादा रीडिंग देने लग गया। ऑपरेटर जानते थे कि ये वाटर लेवल गेज गलत रीडिंग दे सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे वाकया हो चुके थे, लेकिन उनके पास वाटर लेवल देखने के लिए कोई और तरीका नहीं था, इसलिए वो इस वाटर लेवल गेज पे ही भरोसा किए रहे। अब सवाल उठता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए थी ताकि ये वाटर लेवल गेज सही बताता। तरीका यही है कि ये कंडेंसेट पॉट और रेफरेंस लेग ड्राई वेल के अंदर होने के बजाय अगर यहाँ पे होते जहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर गेज है तो यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, उस वजह से कंडेंसेट पॉट का पानी इवेपोरेट नहीं होता और ये लेवल गेज सही रीडिंग देता रहता। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि आपको यह लेक्चर सेशन अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं और कृपया सब्सक्राइब भी करें।